नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फिफाना पर। मैं मुकेश पुरी और आज हम लोग सॉल्व करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फिजिक्स से रिलेटेड। ठीक है ना। तो जो फिजिक्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं वो मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। क्वेश्चन जो है वो 1 से लेकर 6 तक के चैप्टर के, यानी राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अनुसार 1 से लेकर 6 तक के जो अपने चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर में से ये क्वेश्चन जो उठाए गए हैं। ठीक है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलते हैं बेटा सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 पर मैं पहुंचता हूं। ठीक है, तो बेटा आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है भी एक चालक को बैटरी से जोड़ा गया है, एक चालक को बैटरी से जोड़ा गया है और शीतलन प्रक्रिया से चालक के ताप को क्या किया गया बेटा, कम किया गया है। चालक के ताप को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो हमें पूछा है प्रवाहित धारा, यानी चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ऑप्शन ए है बढ़ेगा, ऑप्शन बी घटेगा, ऑप्शन सी है स्थिर रहेगा और डी शून्य होगा। यानी धारा का मान बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा और शून्य होगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो बेटा इसका मैं सॉल्यूशन आप लोगों को बताता हूं। इसका आंसर जो है वो ए होगा, यानी धारा का मान बढ़ेगा। धारा का मान क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। और किस प्रकार से बढ़ेगा ये मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। देखो सभी विद्यार्थी हम जानते हैं भी प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध आर टी बराबर होता है आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा टी, की एल्फा प्रतिरोधकता ताप गुणांक है या प्रतिरोध ताप गुणांक है। ठीक है बेटा, तो यहां से देखो अब इसने क्या कहा, यदि ताप को कम किया जाए, ताप को क्या किया जाए, कम। ताप यदि कम होगा तो मैं जनरल सी बात है यहां पर कह सकता हूं भी प्रतिरोध का मान भी क्या होगा, कम होगा। प्रतिरोध का मान क्या होगा बेटा, कम होगा। और यदि प्रतिरोध का मान कम होगा तो आप सभी जानते हैं ओम के नियम के अनुसार I बराबर होता है किसके, V बट्टे R के। यदि प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसका आंसर जो है बेटा क्या होगा, ए, यानी प्रतिरोध का मान जो है वो बढ़ेगा। ठीक है बेटा जी, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है। एक तार का प्रतिरोध कितना है, 4 ओम। और इसको खींचकर इसकी लंबाई को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। इसको खींचकर इसकी लंबाई को क्या कर दिया बेटा, दुगना कर दिया। और हमसे पूछा है भी जो नया तार बनेगा उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका सॉल्यूशन जो मैं आप लोगों को करवाता हूं यहां से। ठीक है, तो ऑप्शन हमें दिया है प्रतिरोध जो है वो 4 ओम होगा, 8 ओम होगा, 16 ओम होगा और 2 ओम होगा। तो आपको इन ऑप्शन में से चूज करना है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर जो है वो सी होगा, यानी 16 ओम। किस प्रकार से इसका आंसर 16 ओम होगा वो देखिए। हम जानते हैं बेटा प्रतिरोध R इज इक्वल टू होता है रो L अपॉन A। रो जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध है। रो क्या है बेटा, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है ना, रो विशिष्ट प्रतिरोध है जिसका मान चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है। और यहां पर L और A है, इसमें परिवर्तन है। ठीक है, तो यहां पर आर डैश का मान यदि मैं निकालूं तो आर डैश किसके बराबर होगा, रो लंबाई को दुगना कर दिया 2L। तो लंबाई को यदि दुगना किया है तो क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। क्षेत्रफल का मान क्या हो जाएगा बेटा, आधा। ठीक है ना, क्यों हो जाएगा, क्योंकि आयतन जो है वो नियत रहना चाहिए। आयतन क्या रहना चाहिए, नियत। तो मैं जानता हूं V इज इक्वल टू A इंटू L आयतन होता है। तो V डैश का मान यदि मैं देखूं तो V डैश किसके बराबर होगा, A डैश इंटू L की जगह कितना कर दिया, 2L कर दिया। इसका मान जो है इसके बराबर है। ठीक है ना, तो यहां से देखो मैं इसे A इंटू L लिख सकता हूं यहां से। तो A से L कैंसिल कर दिया तो A डैश का मान मेरे पास कितना आया बेटा, A/2 आया। यानी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब यहां से आप मान निकाल सकते हो। तो R डैश की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, रो L अपॉन A इंटू 4 आ जाएगी। और इसका मान हमें 4 दिया है तो R डैश का मान कितना आ जाएगा, 4 गुणा 4 यानी 16 ओम आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, सी होगा, 16 ओम। समझ में आ गई बात सभी के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक जैसी पारे की 64 छोटी गोलियां हैं। एक जैसी पारे की कितनी छोटी गोलियां बेटा, 64 छोटी गोलियां हैं।
ठीक है, और प्रत्येक पर विभव कितना है 10 वोल्ट है, और इनको मिलाकर एक बड़ी गोली बनाई गई है। तो हमें पूछा है बड़ी गोली पर विभव कितना होगा, यानी बड़ी जो गोली बनी है उस पर विभव का मान कितना होगा, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है। तो देखिए बेटा इसका आंसर क्या होगा। तो मैं जानता हूं बड़ी गोली पर विभव जो है यानी V बड़ी का मान जो है वो बराबर होता है n⁻2/3 V छोटी के, सॉरी 3/2 V छोटी के, V छोटी के बराबर होता है। ठीक है ना, तो यहां पर V बड़ी का मान मुझे निकालना है, n का मान कितना है 64 की घात 2/3 और V छोटी का मान कितना है 10 वोल्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पर 64 की पावर 1/3 किया तो मेरे पास आ गया 4 और ये 4 की स्क्वायर गुना 10 वोल्ट आ गया, यानी 16 गुना 10 वोल्ट यानी कितना वोल्ट हुआ बेटा 160 वोल्ट। तो बड़ी गोली पर विभव जो कितना आएगा 160 वोल्ट आएगा। ठीक है बेटा जी, बात समझ में आई सभी के। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया है यदि भुजा ए की किसी घन के एक कोने पर Q आवेश रख दिया जाए तो इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना होगा, ये हमसे पूछा है। तो इसे मैं रफ कर देता हूं और इसका आंसर करवाता हूं। देखो बेटा हम सभी जानते हैं गॉस का नियम। तो ये मेरे पास एक कोई घन है, ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है बेटा कोई घन, और आप सभी लोग जानते हो भी कोई भी घन जो होता है उसमें 8 कोने होते हैं। घन में कितने कोने होते हैं बेटा 8 कोने। ठीक है ना, अब देखो यहां पर कोई एक कोने पर आवेश, एक कोने से गुजरने वाला है, तो कोई आवेश क्यों रख दिया यहां पर, तो कुल फ्लक्स जो है फाई ई का मान कितना होगा Q/ε0 होगा गॉस के नियम के अनुसार। फाई ई का मान कितना होगा Q/ε0, किस नियम के अनुसार बेटा गॉस के नियम के अनुसार। ठीक है ना, तो यहां से पाई ई का मान है, तो 8 कोने हैं, तो 8 कोनों पर कुल फ्लक्स जो कितना आया Q/ε0 आया। तो एक कोने पर कितना होगा Q/8ε0 होगा, Q/8ε0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा बी, ऑप्शन बी हो जाएगा Q/8ε0। बात समझ में आ गई सभी की। यानी हमें पूछा है एक कोने से गुजरने वाला फ्लक्स, यानी 8 कोनों पर कुल क्या हो जाएगा Q/ε0। तो एक कोने पर कितना हो जाएगा 1/8 गुना हो जाएगा, तो 1/8 इंटू Q/ε0 यानी Q/8ε0 हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास यही गॉस के नियम पर आधारित है। वायु में स्थित इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा है। वायु में उपस्थित निकलने वाले संपूर्ण धनावेश, ठीक है, संपूर्ण फ्लक्स कितना होगा इकाई धनावेश से। हम जानते हैं बेटा गॉस का नियम फाई ई इज इक्वल टू समीशन Q/ε0। ठीक है ना, समीशन Q का मान मुझे कितना दिया है 1 कूलम दिया है, इकाई दिया है, तो फाई ई का मान कितना होगा 1/ε0 होगा, और 1/ε0 यानी ε0 की पावर इनवर्स यानी -1 हो जाएगी। ठीक है, ε0 इनवर्स इसका आंसर हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या होगा बी होगा। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है सभी के बात। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया है दो आवेशों के मध्य बल F है, यदि उनके मध्य की दूरी 3 गुनी कर दी जाए तो आवेशों के मध्य बल कितना हो जाएगा, यानी प्रारंभ का कितना गुना हो जाएगा, ये हमसे पूछा है बेटा। ठीक है, ऑप्शन ए में F दिया है, ऑप्शन बी F/3, ऑप्शन सी F/9 और ऑप्शन डी F/27। ठीक है, तो इसे सोल्व करने का प्रयास कीजिए सभी विद्यार्थी और फिर इसका आंसर दीजिए। इसे मैं आप लोगों को सोल्व करवाता हूं। देखो बेटा इसका आंसर क्या होगा आपके पास, हम जानते हैं F इज इक्वल टू होता है Q1 Q2/r²। ठीक है ना, F डैश का मान क्या हो जाएगा, तो F डैश का मान होगा, आवेश तो वही है Q1 Q2/r डैश का स्क्वायर हो जाएगा, और हमें क्या दिया है r डैश जो वो 3r के बराबर, यानी प्रारंभ का कितना गुना हो गया 3 गुना हो गया। ठीक है बेटा जी, तो यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा F डैश इज इक्वल टू Q1 Q2/3 का स्क्वायर 9r², और इसकी जगह मैं F रख सकता हूं, तो F बटे क्या आ गया 9 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा F/9 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक समविद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा है और उस द्विध्रुव पर क्या लगेगा, बल लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, बल या बल आघूर्ण दोनों लगेंगे, और न तो बल लगेगा और न ही बल आघूर्ण लगेगा। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। ठीक है बेटा, तो आप इसका आंसर बताइए। वेरी गुड। तो इसका आंसर होगा बी, यानी यदि कोई द्विध्रुव, जैसे ये कोई समविद्युत क्षेत्र है, ठीक है बेटा, इस समविद्युत क्षेत्र में ये कोई द्विध्रुव रखा है, ठीक है ना, ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश। अब देखिए इन पर बल, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा बल भी, और इस पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा। तो ये आवेश जो है वो घूर्णन गति करेंगे। किस प्रकार की गति करेंगे बेटा, घूर्णन गति करेंगे। और आप लोगों को पता है कि जब घूर्णन गति होती है, जब घूर्णन गति होती है तो क्या लगता है, बल आघूर्ण लगता है। तो इस स्थिति में केवल बल आघूर्ण जो है वो कार्यरत होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल बल आघूर्ण। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि दो गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। गोलाकार चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 1:2, यानी त्रिज्या मान ली मैंने R1 और R2 है, तो अनुपात कितना है, 1:2 है। हमें पूछा है उनकी धारिताओं का अनुपात कितना होगा। तो बेटा हम तो जानते हैं धारिता C1 का मान ज्ञात करूं मैं, तो मेरे पास होगा 4πε0 R1 और C2 का मान होगा 4πε0 R2। इनका अनुपात लेना है, तो 4πε0 से 4πε0 कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या आया, C1/C2 बराबर आया R1/R2 के, यानी 1/2 के। तो इसका आंसर हो जाएगा C 1/2, यानी 1:2। बोलो बेटा जी बात समझ में आ रही है सभी के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1:2 होगा। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम जो है बेटा वो आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है ना, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर। आप लोग जानते हैं सभी किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। कोई संधि है, उस पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग क्या होगा, शून्य। ये I1 है, ये I2 है, ये I3, ये I4 है। तो यहाँ पर समीशन I का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक है ना। और आने वाली धाराएं जो है वो जाने वाली धाराओं के बराबर होगी। ठीक है ना, आने वाली धाराओं का योग बराबर होगा जाने वाली धाराओं के योग के, यानी किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य। और हम जानते हैं धारा किसके बराबर होती है, I बराबर Q/T होता है। यानी यहां से इसे लिखूं तो मैं dQ/dt लिख दूं, और dQ/dt का मान क्या होगा, 0। इन धारा I बराबर क्या होता है, dQ/dt होता है। और यहां पर मैंने dQ/dt बराबर क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, Q का मान क्या होगा, नियत होगा। Q का मान क्या होगा बेटा, नियत होगा। यही बात आई, क्योंकि अवकलन नियतांक का शून्य होता है, तो Q क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है आवेश जो वो क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है ना। तो प्रथम नियम जो वो किस सिद्धांत की पालना करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत की पालना करता है। और आपको साथ साथ में बता दूं, द्वितीय नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पालना करता है। किरचॉफ के 2 नियम हैं। ठीक है ना। प्रथम नियम या धारा नियम, संधि नियम, नोड नियम जो है वो किस नियम की पालना करता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत की। और द्वितीय नियम जो है वोल्टा नियम, मेश नियम, लूप नियम जो है वो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत की पालना करता है। ठीक है बेटा। अब बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। विभव मापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसमें अलग अलग बुक में अलग अलग इसका आंसर दिया है बेटा। ठीक है ना। आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक जो है उसे आप विभव मापी की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहां पर इसका आंसर कम दिया हुआ है, और ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस में जाएंगे तो वहां पर इसका आंसर जो है वो नगण्य दिया हुआ है। ठीक है ना। इसका आंसर, करेक्ट आंसर जो है वो नगण्य होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, C होगा, यानी नगण्य। मैंने इसे नेट पर अलग बुक में भी देखा है, तो इसका मान क्या है, नगण्य है। ठीक है ना। अति अल्प होना चाहिए। ठीक है, अति अल्प यानी नगण्य होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो विभव मापी के तार के पदार्थ का प्रतिरोध ताप गुणांक जो है वो क्या होता है, नगण्य होता है। क्यों होता है नगण्य, इसका कारण मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो हम जानते हैं भी जैसे जैसे तार में धारा प्रवाहित होगी, जैसे जैसे तार में क्या प्रवाहित होगी, धारा, तो वैसे वैसे ऊर्जा का संचय होता जाएगा। ऊर्जा का संचय होगा तो ताप का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और ताप का मान बढ़ने के कारण यदि ताप बढ़ेगा तो फिर
प्रतिरोध ताप गुणांक के कारण प्रतिरोध का मान जो बढ़ता जाएगा, यानी आर टी का मान क्या होगा, आर नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा टी होगा। ठीक है ना। तो प्रतिरोध का मान यदि ताप का मान यदि बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन इसका मान क्या हो जाए, लगभग 0 हो जाए, इसका मान क्या हो जाए 0। तो इस पूरे जो फलन है अपना एल्फा टी, इसका मान क्या होगा 0 ही रहेगा, इसका मान क्या रहेगा 0। और तार का प्रतिरोध क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो प्रतिरोध विभवमापी के तार के प्रतिरोध को नियत रखने के लिए ही उसका प्रतिरोधकता ताप गुणांक जो है, प्रतिरोध ताप गुणांक जो वो नगण्य लिया जाता है। ठीक है ना। विभवमापी के तार के प्रतिरोध को नियत रखने के लिए ही विभवमापी के तार के प्रतिरोध ताप गुणांक जो वो क्या रहता है, नगण्य रहता है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अपवाह वेग Vd की विद्युत क्षेत्र E पर निम्नलिखित में से कौन सी निर्भरता ओम के नियम की पालना करती है, यानी कौन सी निर्भरता जो है ओम के नियम की पालना करती है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है सभी को। ठीक है, तो देखो हमें दिया है पहले ऑप्शन में Vd जो है वो समानुपाती है ई स्क्वायर के, ऑप्शन बी में हमें दिया है Vd समानुपाती 1/e⁻1/2 के, ऑप्शन सी में हमें दिया है Vd समानुपाती है E के, और ऑप्शन डी में हमें दिया है Vd बराबर है किसके, स्थिरांक के। तो यहां से देखिए बेटा, आप सभी ने पढ़ा हुआ है 5वां चैप्टर, और उसमें लिखा है Vd इज इक्वल टू E/m। यदि अपवहन वेग Vd का हम फॉर्मूला निकालें तो अपने पास आता है Vd बराबर E/m आता है। ठीक है ना, बात समझ में आई सभी के। तो यहां से मैं क्या लिखूंगा, Vd जो है वो समानुपाती है किसके, E के। Vd किसके समानुपाती है, E के समानुपाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, सी हो जाएगा, यानी Vd समानुपाती E। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई सभी के। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 12। अपना 12वां क्वेश्चन है बेटा, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में दूरी हमें दी है d है, तथा प्लेटों के क्षेत्रफल क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल a है, और प्लेटों के मध्य जो है विद्युत क्षेत्र E है। ठीक है ना। तो इसमें संधारित्र की ऊर्जा कितनी होगी, ये हमसे पूछा है, संधारित्र की ऊर्जा कितनी होगी। तो बेटा मैं तो जानता हूं ऊर्जा घनत्व है, मैं तो जानता हूं ऊर्जा घनत्व है। ऑप्शन में भी ऊर्जा घनत्व के आधार पर हमें दिया है, यानी पहले ऑप्शन में हमें दिया है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²/AD, ऑप्शन बी में हमें दिया है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²AD, फिर ऑप्शन सी में एप्सिलॉन नॉट E²AD, और डी ऑप्शन में हमें दिया है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²/D दिया है। ठीक है ना। तो ये चारों ऑप्शन जो है आपके, इन चारों ऑप्शन के आधार पर मुझे ये पता चल गया भी यहाँ से सॉल्यूशन जो है वो निकालना पड़ेगा ऊर्जा घनत्व के आधार पर। और मैं जानता हूं ऊर्जा घनत्व यानी UV का मान, ऊर्जा घनत्व जो कितना होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² होता है। ऊर्जा घनत्व होता क्या है, ऊर्जा बटे आयतन, यानी एकांक आयतन में ऊर्जा। तो इसका मान मेरे पास आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E²। ठीक है बेटा, मैं जानता हूं कि आयतन जो है वो क्षेत्रफल गुणा में चौड़ाई होता है या लंबाई होता है। ठीक है ना, AD। तो फिर यहां से U/AD का मान मेरे पास कितना है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², और मुझे चाहिए U का मान। तो बेटा यहां से U का मान क्या आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² इंटू AD आ जाएगा। ठीक है ना, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन है बी होगा। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई सभी के। अब बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है 13। यदि एक संधारित्र को आवेश Q देने पर उसकी ऊर्जा W हो, ऊर्जा कितनी दी है W, और हमें पूछा है कि आवेश को यदि दुगुना कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा क्या होगी। आवेश को दुगुना कर दिया जाए तो संग्रहित ऊर्जा का मान कितना होगा। आप लोगों को ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में आपके पास है बेटा 4W, ऑप्शन बी में आपके पास है 8W, ऑप्शन सी में 1/2W, और ऑप्शन डी में है 2W। ठीक है ना, ये W जो है मात्रक नहीं है, ये ऊर्जा है W। ठीक है बेटा, तो यहां से देखो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं भी संधारित्र में संचित ऊर्जा जो है U का मान क्या होता है, Q²/2C होता है, Q²/2C। हमें U डैश की वैल्यू निकालनी है। U डैश किसके बराबर होगा, Q²/2C के बराबर होगा। ठीक है ना, और यहां से मैं तो जानता हूं बेटा Q डैश का मान, Q डैश कितना दिया है, 2Q के बराबर दिया, यानी आवेश को क्या कर दिया, दुगुना। तो U डैश किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर वैल्यू रखी तो मैंने 4Q²/2C आ जाएगा, और Q²/2C किसके बराबर है, W दिया है इसने। तो U डैश किसके बराबर हो जाएगा, 4W के बराबर हो जाएगी, यानी ऊर्जा जो है प्रारंभ की कितने गुनी हो जाएगी बेटा, 4 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है, A है, यानी 4W। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई सभी की। अब बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर है 14।
क्वेश्चन नंबर 14 हमें दिया है किसी चालक के अंदर विद्युत विभव का मान, किसी चालक के अंदर विद्युत विभव का मान ऑप्शन ए है परिवर्तित होता है, ऑप्शन बी है शून्य होता है, ऑप्शन सी है अनंत होता है, ऑप्शन डी है अपरिवर्तित रहता है। तो इसका आंसर बताइए सभी विद्यार्थी क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थी लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या होगा, डी होगा, यानी अपरिवर्तित रहता है। देखिए कैसे, E इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है माइनस dV अपॉन dr होता है, आप सभी ने पढ़ा हुआ है तीसरे चैप्टर में, ठीक है ना, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध। आपने क्या पढ़ा बेटा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। अब कोई चालक है तो चालक पर विभव जो है यानी आवेश जो किनारों पर आ जाता है, चालक पर आवेश कहाँ जाता है, किनारों पर, अंदर आवेश नहीं होता, अंदर आवेश नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य। तो E का मान मेरे पास शून्य है, E का मान शून्य है तो dV अपॉन dr का मान क्या हुआ, शून्य, यानी V क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। V क्या हो गया बेटा, कांस्टेंट। और यदि V कांस्टेंट है इसका मतलब है जो विद्युत विभव है वो क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी नियत रहेगा। ठीक है बेटा जी, बात समझ में आ गई सभी के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी होगा, यानी चालक के अंदर विद्युत विभव का मान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास भी एक घन के अंदर प्लस माइनस क्यू आवेश वाले दो द्विध्रुव रखे हैं। ठीक है, एक घन के अंदर प्लस माइनस क्यू आवेश वाले दो द्विध्रुव परस्पर लंबवत रखे हैं, तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। ऑप्शन ए हमें दिया है शून्य होगा, ऑप्शन बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऑप्शन सी 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ऑप्शन डी 4q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए, सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसका आंसर मैं आप लोगों को चेक करूंगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा ए यानी शून्य, इसका आंसर क्या होगा, शून्य। देखिए क्या बोला है, ये मैंने मान लिया कोई घन है, ठीक है ना, इसमें ये दो द्विध्रुव रखे हैं, एक पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश, फिर ये लंबवत रखे हैं तो इस पर प्लस क्यू आवेश, इस पर माइनस क्यू आवेश। अब देखिए मुझे क्या चाहिए, गॉस का नियम लगाना है, तो फाई ई किसके बराबर होता है, समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समीशन क्यू का मान क्या होगा, तो ये कुल आवेशों का योग यानी प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है बेटा, तो कुल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया, कुल आवेश कितना हुआ, 0, और कुल आवेश 0 हो गया, समीशन क्यू का मान 0 आया तो फाई ई का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यदि एक घन के अंदर प्लस माइनस क्यू आवेश वाले दो द्विध्रुव रख दिए जाएं तो फिर कुल विद्युत फ्लक्स जो उसका मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है बेटा जी, तो ये थे अपने पास 15 क्वेश्चन। ठीक है, आशा करता हूं सभी को समझ में आए होंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है ना, और अपने दोस्तों के साथ ये क्वेश्चन जो है वो शेयर करेंगे। अब आपका अगले संडे को टेस्ट जो होगा उसमें आपको 7वें और 8वें चैप्टर के यानी 7वें और 8वें चैप्टर के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो जुड़े रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर फेफाना से। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।